गाइस, माई सेल्फ मोलिना मुखर्जी एके मोस्टली मेडिको और ये है लेक्चर नंबर 4 ऑफ आवर जनरल माइक्रोबायोलॉजी सीरीज एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोना टॉक अबाउट बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, पर उससे पहले हम पिछला वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा था बैक्टीरियल सॉरी हाँ प्लीज ऐसे करते हैं बैक्टीरियल मोटिलिटी की बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं। हमने इसमें पढ़ा था कि मेन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन बैक्टीरिया का होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला दो टाइप्स के होते हैं, एक्टो और एंडो। एंडो फ्लैजेलास मिलते हैं स्पाइरोकीट्स में। स्पाइरोकीट्स के लिए ट्रिक बताया था, स्पाइरल बेल्ट, BLT, B फॉर बोरेलिया, L फॉर लेप्टोस्पाइरा एंड T फॉर ट्रिपोनिमा। ठीक है, और जो एक्टो फ्लैजेला होते हैं उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस। मोनो में क्या निमोनिक था, VIP, और लोफोट्राइकस में क्या निमोनिक था, हेलीकॉप्टर यानी कि हेलिकोबैक्टर, और एम्फीट्राइकस में क्या निमोनिक था, याद है क्या था, दो साइड पे फ्लैजेला होंगे, एल्कलीजेंस, फिकालिस, एंड पेरिट्राइकस में पूरा एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली ही था। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो फ्लैजेला होता है वो बैक्टीरिया के लिए क्या क्या हेल्प करता है या और फिर कैसे कैसे मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बैक्टीरिया, जो कि था डार्टिंग मोटिलिटी इन केस ऑफ विब्रियो, और हमने पढ़ा कि स्टेटली मोटिलिटी जो था बैसिलस वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। स्वार्मिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो होता था PCB में। क्या क्या था, प्रोटियास, क्लोस्ट्रिडियम एंड बैसिलस सीरियस में स्वार्मिंग मोटिलिटी, ऐसे ऐसे मोटिलिटी होता था। ठीक है, पेट्री डिश में आपको दिखेगा, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यही स्वार्मिंग मोटिलिटी से हम लोग प्रोटियस पहचानते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सीरीज में मैं एक बना दूंगी, इसके ऊपर भी एक वीडियो, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो और हमने क्या पढ़ा था हाँ, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि लिस्टेरिया जो होता है वो टम्बलिंग यानी कि गुलाटी मारने वाला मोटिलिटी करता है, जो 37 डिग्री पे नॉन मोटाइल रहता है एंड 25 डिग्री पे मोटाइल रहता है। ठीक है, तो चलिए, और हमने आखिर में पढ़ा था कि साइंटिस्ट के बारे में, सर जोसेफ लिस्टर, सेप्टिक एंड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बैक्टीरियल स्पोर्स ये देख रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर में 5 बार आ चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। वैसे ही समझाऊंगी, बस बने रहना। ओके, चलो, उसके पहले हमें पढ़ना है, मैंने कल फ्लैजेला जब आपको पढ़ाया था, कल या पिछले एपिसोड में जब भी आपने देखा वीडियो, तो उसके टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फिम्ब्री एंड पाइलाई के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पर उससे पहले आप इस इमेज को देखिए, गौर से देखिए। द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। ये घबराओ मत, तुम्हारे लिए रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है, ये माइक्रोबायोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट मैंने लिया है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ है, चाहे आप किसी भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो। तो ये जो रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट है, ये माइथोलॉजिकली तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है ही कि आपको किसी से अटैच नहीं होना चाहिए ज्यादा, पर अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि बैक्टीरिया होस्ट सेल के साथ अटैच होके ही इन्फेक्शन करता है। अब ये कौन सा वो स्ट्रक्चर है जिससे बैक्टीरिया अटैच्ड होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जो कि हमारा जनरल माइक्रोबायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर था, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है जो चिपकने में हेल्प करता है, और ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड टिकने में हेल्प करता है। पर इसके अलावा भी ग्राम नेगेटिव में एक और ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फिम्ब्राई और पाइलाई। ठीक है, फिम्ब्रिये भी बोलते हैं, फिम्ब्राई और पाइलाई। अभी ये फिम्ब्रिये जो होता है ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है टू होस्ट सेल, ये मैंने आपको बता दिया, ये ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। अब ये पाइलाई है तो ये पाइलाइन प्रोटीन से या फिर पिलीन प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, अब ये भी बहुत हाईली एंटीजेनिक होता है। फ्लैजेला में था H एंटीजन, पाइलाई में होता है F एंटीजन। इसे गड़बड़ मत करना, बहुत केयरफुल, बार बार बता रही हूँ। जो फिम्ब्रिये का एंटीजन है वो F एंटीजन है, जो फ्लैजेला का एंटीजन है वो H एंटीजन है। ओके, याद ना आए तो F या फिर H, कौन सा आगे आता है, F आगे आता है। F के बाद फिम्ब्रिये में I आगे आता है और फ्लैजेला में L बाद में आता है, तो I पहले आता है, L बाद में आता है, तो इसके अकॉर्डिंग F एंटीजन पहले आएगा और H एंटीजन बाद में आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्लैजेला जो है ये मेनली लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने बताया, और पिली अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेप्ट टाइप 4 पाइला इन निजेरिया इज यूज्ड फॉर इट्स लोकोमोशन। ठीक है, इसे फ्लैजेला इंडिपेंडेंट मोटिलिटी कहा जाता है, ये एक्सेप्शन याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पीली डिटेक्शन
हम लोग कैसे करते हैं, ये ऑनर्स वाले बच्चों के लिए है, जिनको पास करने से मतलब है वो स्किप कर सकते हैं। ये हीम एग्लूटिनेशन या फिर सरफेस पेलिकल टेस्ट से हम करते हैं। अब ये सरफेस पेलिकल टेस्ट थोड़ा मैं बता देती हूँ। ये जो फिमरी का एफ एंटीजन होता है ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करवा के वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आए हैं, जिससे लास्ट 10 ईयर्स में 5 टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, बट उसे समझाने से पहले मैं, आप मेरी तरफ देखिए, मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। बैक्टीरिया नॉर्मली खाता पीता है, ग्रो करता है, आगे बढ़ता है और अपना जनरेशन इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरी जनरेशन, ऐसे इंक्रीज करता रहता है। पर अगर बैक्टीरिया को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में बैक्टीरिया एक स्टेट में चला जाता है जहां पे आप ऐसे मान लीजिए कि आप नॉर्मल है, आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल ठीक ठाक है, अभी खाना खा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, पर आप अनफेवरेबल कंडीशन में सो गए, बैक्टीरिया सो गया। तो ये जो स्लीपिंग स्टेट ऑफ बैक्टीरिया है, इसे हम कहते हैं स्पोर। ठीक है, तो अभी अब डिफिनेशन पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट और डोरमेंट स्टेज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एज ए रिजल्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ एक्सोजिनस न्यूट्रिएंट्स। यही फैंसी लैंग्वेज में लिखा है, रट्टा मारना है तो मार लेना, एग्जाम में लिखोगे एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें मिलेगा। ठीक है, पर आसान से शब्दों में बैक्टीरिया सो जाता है न्यूट्रिएंट्स या फिर फेवरेबल कंडीशन अगर बाहर नहीं हो एटमोस्फेयर में तो। ठीक है, अभी ये स्पोर को डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। एक नंबर तो ग्राम स्टेनिंग, जो कि सबसे ज्यादा वाइडली रिकॉग्नाइज्ड स्टेन है माइक्रोबायोलॉजी में, और दूसरा होता है मॉडिफाइड जेडेन स्टेन। अब मॉडिफाइड जेडेन स्टेन का परसेंटेज ऑफ H2SO4 कैसे याद रखें। अभी देखो, स्पोर, ये जो S लिखा है, इसको मैं ऐसे 5 लिख सकती हूँ, तो 0.5% पहले लिख लो और इसका आधा कर दो, क्योंकि बैक्टीरिया तो इतना बड़ा है, जब वो स्पोर फॉर्म करेगा तब तो वो सो रहा है, तो छोटा हो गया, तो 0.5 का आधा कर दो 0.25। मैंने ऐसे याद रखा था, अगर आपको कोई और तरकीब आती है तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग, मॉडिफाइड जेडेन स्टेन, मोइलर स्टेनिंग, शेफर एंड फुलटन स्टेनिंग। ठीक है, ये फुलटन होता है एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन पर, हमारे एक सर थे जो फुलटन बोलते थे, तो इसीलिए मेरा वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि बैक्टीरियल स्पोर्स को क्या हम लोग काम पे लगा सकते हैं। हम इंसान हैं, हम जुगाड़ पे टिके हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल स्पोर्स का 2 एप्लीकेशन आपको याद रखना है। जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस को हम लोग ऑटोक्लेव में सिक्योरिटी चेक के लिए रखते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर ये इस बैक्टीरिया के स्पोर्स किल्ड हो जाए, यानी कि ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, और नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी को हॉट एयर ओवन में रखा जाता है। ठीक है, कैसे याद रखें, हॉट, टी फॉर टिटेनी, ऐसे याद रखो, ये वाला याद हो गया। और ये जो नाम है जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नाम है, और ऑटोक्लेव भी बहुत ही ज्यादा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस को ऑटोक्लेव में यूज किया जाता है, और हॉट एयर ओवन में टी फॉर टिटेनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी को यूज किया जाता है। चलो अब क्लासिफिकेशन समझते हैं, पर उससे पहले हमें समझना है कि स्पोर्स मेनली हमको माइक्रोबायोलॉजी में दोनों बैक्टीरिया का जीनस है, उनमें ही दिखेगा। एक होगा बैसिलस बी एंड एक होगा क्लॉस्ट्रिडियम सी। ये दोनों ही है ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो भी हमारा एग्जाम्पल होगा इन दोनों के अराउंड ही घूमता रहेगा। ठीक है, पहले हमको पोजीशन के बेस पे स्पोर्स देखना है। अगर ये बैक्टीरिया है और स्पोर बीच में से बैक्टीरिया को डिवाइड करे, तो ये होगा क्लॉस्ट्रिडियम बाइफरमेंटेंस, क्योंकि बाइफरकेट कर रहा है। अगर ये सब टर्मिनल होगा, यानी कि एंड से थोड़ा पहले, तो ये होगा क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। एंड अगर ये टर्मिनल होगा, यानी कि एकदम एंड में, तो ये होगा टिटेनी। अब इसे कैसे याद रखें, अगेन टी से टर्मिनल, टी से टिटेनी, टी से टर्मिनल, टी से टिटेनी, और ये ड्रम स्टिक की तरह लगता है। ठीक है, याद रहेगा, फटाफट से बोलो। सेंट्रल होगा तो बाइफरमेंटेंस, सब टर्मिनल होगा तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, टर्मिनल होगा तो टिटेनी। ठीक है, अभी शेप के हिसाब से अगर बोले, एक होता है स्पेरिकल, एक होता है ओवल। स्पेरिकल वाला टिटेनी में होगा, ओवल वाला परफ्रिंजेंस में होगा। अब इसे याद कैसे रखें, देखो टिटेनी, टिटेनी मतलब टेंस। आपको पता होगा कि टिटेनस में लॉक जॉ की प्रॉब्लम होती है, सारे मसल टेंस्ड हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग एक स्क्वायर भी बनाए, इसको चारों तरफ से अगर हम लोग टेंस्ड कर दे, तो ये अल्टीमेटली सर्कल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल का सरफेस टेंशन कम है। छोड़ो फिजिक्स वाली बात, फिजिक्स नहीं हुआ तुमसे, इसीलिए तो ये पढ़ रहे हो।
खैर, ऑल जोक्स आर पार्ट, आपको ये याद रखना है कि टिटेनी जो है, तो वो टिटेनी का टेंशन, टेंशन से स्फेरिकल, पार्फिंजेंस का ओवल, विड्थ के हिसाब से बोले तो बल्जिंग, बी फॉर बैसिलस, एंड नॉन बल्जिंग ये क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना है कि ये गलती से मैंने गलत लिख दिया था कि B इज नॉट फॉर बी, ये होगा क्लॉस्ट्रिडियम के स्पीशीज में, ठीक है, और ये होगा बैसिलस के स्पीशीज में। ठीक है, तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये शायद मैंने गलती से कर दिया था, ये होगा क्लॉस्ट्रिडियम में, ये होगा बैसिलस में। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि B इज नॉट फॉर बी, बल्जिंग होगा C में एंड नॉन बल्जिंग होगा B में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पोर्यूलेशन, स्पोर फॉर्म कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखो। अब ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जो नॉर्मली वेजिटेटिव साइकिल कंप्लीट कर रहा था। वेजिटेटिव साइकिल क्या होता है कि नॉर्मली बैक्टीरिया एक और बैक्टीरिया बना रहा था और फिर उस बैक्टीरिया से दोबारा बैक्टीरिया बन रहा था, ऐसे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था नॉर्मल स्टेट में, जब उसके पास खाना पीना सब कुछ था, तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव साइकिल। अब ये जो स्पोर है, इसे फॉर्म करने के लिए 7 स्टेप्स का एक साइकिल आपको याद करना पड़ेगा। अब इसे कैसे याद रखें, स्पोर रिलीज करके आप इसे याद रखें। या तो एक ट्रिक है कि स्पोर, एस से 7 ऐसे याद रखिए, पर इससे कंफ्यूजन हो सकता है कि 6 भी हो सकता है, तो रिलीज से याद रखिए। स्पोर रिलीज से पहले RELEASE 7 अल्फाबेट्स, तो 7 स्टेप्स, मैंने ऐसे याद रखा था, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया पहले अनफेवरेबल कंडीशन में एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करेगा, देखिए ये एक्सियल फिलामेंट है। इसके बाद इसमें एक एसिमेट्रिक सेल डिवीजन होगा। ठीक है, इसके बाद ये एक 4 स्पोर एनगल्फमेंट इन सेकेंड मेम्ब्रेन, ये जो लिखा है ना, इसका आसान सा मतलब है कि ये जो पार्ट अलग हुआ एसिमेट्रिक सेल डिवीजन की वजह से, इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन की, मतलब एक और लेयर डिपॉजिट होगा। ठीक है, अभी इसके बाद इन दोनों के बीच में एक पहला मेम्ब्रेन और एक दूसरा मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन बना देती हूं मैं, एक सेकेंड, ये जो दूसरा मेम्ब्रेन है, ठीक है, अभी इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कॉर्टेक्स सिंथेसिस होगा। इसके बाद फॉर्म होगा स्पोर कोट, कॉर्टेक्स के बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद हमने स्पोर को एक कोट पहना दिया ताकि इसे गर्मी ना लगे, ठंडा ना लगे, ताकि ये अपने हिसाब से सोता रहे। ठीक है, उसके बाद ये स्पोर मैच्योरिटी गेन करेगा, फिर इसका रिलीज होगा फाइनल स्टेप में। अब आप मुझे बताइए, ये तो खैर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पीजी के लिए काम आता है, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्स का अंदर से बाहर तक का जो लेयर है, उसे कैसे याद रखें। देखिए, अब आप मुझे बताइए, पहले डीएनए है, तो पहले हम लोग डीएनए बनाएंगे, उसके बाद एक इनर सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके बाद एक आउटर सेल मेम्ब्रेन होगा, बीच वाला जो स्पेस है उसे कॉर्टेक्स कहेंगे, उसके बाद एक और लेयर फॉर्म होगा जिसको हम लोग कहेंगे कोट, जो कि हमने कॉर्टेक्स के बाहर कोट पहनाया बैक्टीरिया को, इसके बाहर एक और लेयर होगा जिसे हम कहेंगे एक्सोस्पोरियम। ठीक है, चलो मेरे साथ बताओ, अभी मेरे साथ ये बताओ कि ये देखो, ये जहां पे डीएनए है और इनर सेल मेम्ब्रेन, अगर बैक्टीरिया भी होता तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता और बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होता कि नहीं होता। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया है और इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, अगर एक बैक्टीरिया होता तो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन होता और अंदर डीएनए होता, होता कि नहीं, तो वैसे ही एक डीएनए है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसको, ये जो बीच का एरिया है जो एकदम अंदर है, कहते हैं ना कोर जोन, एकदम कोर वाला फ्रेंडशिप, तो कोर यानी कि सबसे अंदर वाला पार्ट। अभी इसके बाहर यहाँ पे देखिए, जिस स्टेप में सेकेंड मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ, वहां पे एक और आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ग्रीन कलर का है, ये फॉर्म हुआ। इन दोनों के बीच के स्पेस को कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी क्या हुआ तो फटाफट से बताइए, डीएनए, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है कॉर्टेक्स, डीएनए और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है कोर। अभी कॉर्टेक्स के बाहर हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को एक कोट पहनाएंगे, तो कोट पहनाया, उसके बाहर होता है एक्सोस्पोरियम। ठीक है, अभी आप खुद बताइए, डीएनए, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, कोट, एक्सोस्पोरियम, मुश्किल था? बिल्कुल नहीं। अभी फिर से देखिए, डीएनए और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कोर, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो कोर होता है, ये पार्ट
हीट रेजिस्टेंट होता है ड्यू टू कैल्शियम डिपिकोलिनेट। ये पार्ट अब बोलोगे कि हमने तो कई किताबों में पढ़ा है कि ये कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है। हाँ होता है, पर बैक्टीरिया या फिर किसी भी लिविंग सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका जेनेटिक मटेरियल जिसे वो प्रिजर्व करना चाहता है। तो ये वाला जो कैल्शियम डिपिकोलिनेट है ये तो कॉर्टेक्स में तो प्रेजेंट होता ही है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको पता है, पर ये आपको शायद नहीं पता कि ये थोड़ा बहुत कोर में भी प्रेजेंट होता है टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, ताकि बाहर का अनफेवरेबल कुछ भी ये जेनेटिक मटेरियल को हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, इसे फिर से हम लोग देख लेंगे एक बार। देखिए क्या होता है, बैक्टीरिया का एक्सियल फिलामेंट फॉर्म हुआ, ये जो क्रोमोसोम है ये एक्सियल फिलामेंट के रूप में आया, इसके बाद एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन हुआ, इसके बाद फोर स्पोर एंगल्फमेंट इन सेकेंड मेम्ब्रेन हुआ, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन था ये वाला ग्रीन, ये फॉर्म हुआ। इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हुआ, कॉर्टेक्स, और अंदर क्या है, कोर। इसके बाहर क्या फॉर्म हुआ, कोट, बैक्टीरिया को कोट पहनाया। इसके बाहर क्या हुआ, एक्सोस्पोरियम, यही तो है स्पोर। अब ये कैल्शियम डिपिकोलिनेट अगर आपका पहला ऑप्शन आए तो आप कॉर्टेक्स ही लिखना, पर अगर आपको कॉर्टेक्स के अलावा भी कोई और पार्ट जिसमें कैल्शियम डिपिकोलिनेट प्रेजेंट हो पूछे तो आप बोलना कोर। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अभी बैक्टीरियल स्पोर्स किन किन चीजों से रेजिस्टेंट है, हीट, लाइट, इसके अलावा यूवी रेस, इन सारी चीजों से रेजिस्टेंट है, ये आपको पता है, ये मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखना, बहुत बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर देना, और फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे पूछना। और हाँ, एक और बात, अगर आपको इन सारे लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यही वाले नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करो, बस पढ़ो, जितना पढ़ा रही हूँ, अगर कुछ नहीं पढ़ा उतना भी पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए ओके बाय।